नमस्ते मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है अनिल सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं मनीष सर मैथ्स ऑफिशियल चैनल। आपको पता है कि मैं कंप्लीट मैथ सिलेबस रेलवे का करा रहा हूं, जो कि ग्रुप डी एनटीपीसी हर एग्जाम का काम का है, क्योंकि नोटिफिकेशन से लिया गया है। तो मैं सीरीज के क्रम में आपके सामने आगे चलता हूं कि सर मैंने सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम करा दिया, बोर्ड मास करा दिया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन करा दिया। आज हमारी एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास है, जो कि 5वीं क्लास है। तो अगर आपको इसके पहले के 4 वीडियो देखने हैं तो ग्रुप डी मैथ सीरीज प्लेलिस्ट को देख लीजिए। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत फायदा होने वाला है, वीडियो आपके बहुत काम की है। जय महाकाल। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जहां पर मैंने क्लास को छोड़ा था। तो गाइस हमारी लगभग 40-45 क्वेश्चन हो गए थे। जिस क्वेश्चन से आपको कराना है मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। ठीक है। ये वाला भी कराना है, ये वाला भी कराना है, यहाँ तक हो गया था ना, यहाँ से मुझे कराना है। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो कि एक आयताकार आंगन 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लंबा और 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संख्या आपको बतानी है। तो आप जानते हो आयत, तो आप समझते हो ये इस तरीके की आकृति को हम आयत बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये वाली भुजाएं भी बराबर होंगी। अगर ये एल है तो इसको भी मुझे एल कहना पड़ेगा, लंबाई। ये चौड़ाई को मैं बी कहूंगा तो ये भी हो जाएगी। और आयत की परिभाषा के अनुसार लंबाई हमेशा चौड़ाई से अधिक होती है। लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ, है ना, ये होता है। आयत का क्षेत्रफल जो होगा, अभी आप इतना जान लो, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। दूसरा, इनने वर्ग की बात करी तो वर्ग एक ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो। इसकी चारों भुजाएं, अगर मैं इस भुजा को ए कहूंगा तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। और जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा, जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो होगा भुजा का वर्ग। भुजा ए है तो ए का वर्ग। इन दोनों फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज होना है। अब इन्हें बोला 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो आप ये बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 18 गुणित 100 1800। 1800 में 72 जोड़ा तो ये हो गया 1872 सेंटीमीटर। उसी तरीके से 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। सर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 13 मीटर में 1300 और 1300 में 20 जोड़ा तो 1320 सेंटीमीटर। अब न्यूनतम संभावित संख्या निकालनी है। तो देखो, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो आपको पता है कि सर आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। 1872 गुणित 1320, इनका तो गुणा हो जाएगा क्योंकि ये क्या है? आयत का क्षेत्रफल। अब इनका जो एचसीएफ निकलेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, उससे हम भाग देंगे, है तो वो वर्ग की प्रत्येक भुजा आ जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ। 1872 और 1320 का आपको निकालना है एचसीएफ, है ना। तो आप क्या करो, 1320 का भाग दोगे, भाग विधि से निकालते हैं 1872 में। तो आप कहोगे सर 1300 का डबल 2600 होता है, तो 1320 एकम 1320 हो गया, घटा दो, है ना। तो 2 में से 0 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 18 में से 13 गया 5। 552 का भाग 1320 में देंगे तो 552 का डबल, है ना, 552 का डबल करेंगे तो लगभग 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 का 0, 5 दूनी 10 और 11, 1104 आ गया। 20 में से 4 गया 16, 13 में से 11 गया 2। 20 में से 0 4 गया 16, 13 में से 11 गया 2। अब 216 का भाग 552 में देंगे तो 216 का डबल 432 हो जाएगा। माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 4 गया 1। 3 बार जाएगा क्या? 3 बार नहीं जाएगा, बचा 120, है ना। 120 का भाग मैं किस में दूंगा? 216 में। तो 120 का भाग जब मैं 216 में दूंगा तो 120 एकम 120 एक ही बार भाग जाएगा, है ना। 6 में से 0 गया 6, 21 में से 12 गया 9, 96 आ गया। अब 96 का भाग मुझे किस में देना पड़ेगा? 96 का भाग 120 में दूंगा तो 96 एकम 96, 120 में से 96 गए, कितने बचे? 24। 24 का भाग मैं किस में दूंगा? 96 में। तो 24 चौको 96, 4 बार भाग गया, मतलब भागफल आ गया 4, शेषफल 0, जिसकी वजह से शेषफल 0 आ जाए वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना आ गया? 24। अब ध्यान से देखना, हमारा जो एचसीएफ 24 आया है, वो एचसीएफ जो 24 आया है, ये हो जाएगी वर्ग की प्रत्येक भुजा, वर्ग की प्रत्येक भुजा, है ना, 24 सेंटीमीटर। मतलब आप कहोगे सर ए की वैल्यू, ए बराबर कितना आ गया? 24, है ना। और आवश्यक न्यूनतम टाइलों की संख्या अगर मुझे निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए वर्ग, मुझे इसमें 24 गुणित 24 का भाग देना पड़ेगा, है ना। आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस कमरे में कितने टाइल्स लगने हैं। जैसे मेरा ये बोर्ड है, ये आयताकार शेप में है ना, इसमें मुझे टाइल्स लगवाने हैं, तो आयत के क्षेत्रफल में वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दे दो। तो 8 या 24, 8 एकम 8 बचे 5, है ना। 8 छंग 48 बचे 4, 8 पंचे 40, 3 से भाग दो तो 3 पाँचे 15, 3 पाँचे 15, यहाँ पर दो 24 छक्के, 24 पंचे 120, 24 छक्के 144, 24 सत्ते 168 बचे 19, 24 अट्ठे 192। 78 का आप 55 में गुणा करोगे तो 78 का 55 में गुणा करने पर आपका आंसर आएगा, 78 गुणित 55 करने पर आएगा 42, 90 आप करके देख लेना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? 12 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े एक कमरे की फर्श को अधिकतम संभावित क्षेत्रफल वाले वर्गाकार डिजाइनों से सजाया जाना है। आवश्यक वर्गाकार डिजाइनों की संख्या ज्ञात कीजिए। वही सेम सवाल है ना। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो सर। आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है सर लंबाई गुणित चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 12 मीटर और 8 मीटर, लंबाई हो गई सर 12 मीटर, चौड़ाई हो गई 8 मीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 12 अट्ठे 96 मीटर वर्ग, है ना। और अगर मैं इस 12 और 4 का एचसीएफ ले लूँ, 12 और 4 नहीं है, सॉरी, इसको मिटा दें, 12 और 1 मिनट, 12 और 8 का एचसीएफ अगर हम ले लें तो कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 दूनी 4 तिया 12, और 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो आप कहोगे सर 2 गुणित 2 यहाँ से आएगा, 2 गुणित 2 यहाँ से आएगा, तो दोनों का एचसीएफ कितना आ गया? 4। ये जो 4 आया ना, ये 4 मीटर, ये वर्ग की प्रत्येक भुजा ए हो गई, है ना। जबकि मुझे टाइल्सों की संख्या निकालनी है तो आप कहोगे सर वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए वर्ग, तो 12 मीटर गुणित 8 मीटर बटे
ए वर्ग करना पड़ेगा। तो 4 मीटर गुणित 4 मीटर, तो काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 दूनी 6, 6 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। आयत के क्षेत्रफल में मैंने वर्ग के क्षेत्रफल का भाग दे दिया तो हमारा आंसर आ गया। और जो लंबाई और चौड़ाई थी उससे मैंने क्या निकाल लिया, वर्ग की प्रत्येक भुजा। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई, 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर एक हॉल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल्स लगाने जाने, यदि टाइल की कम से कम संख्या का उपयोग किया जाना है तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई ज्ञात करो। मतलब कुल मिला के मुझे एचसीएफ निकालना है 16 और 12 का, है ना। तो 16 के गुणनखंड क्या होगा, 16 के गुणनखंड हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 12 के गुणनखंड हो गए 2 दूनी 4 तिया 12। तो आप कहोगे सर 2 गुणित 2 इसके पास भी है, 2 गुणित 2 इसके पास भी है, तो जो एचसीएफ आया, एचसीएफ आ गया मेरा 4 मीटर। और ये जो 4 मीटर होगी, देखो ये 16 मीटर थी, ये आयत की लंबाई थी, और ये 12 मीटर थी, ये आयत की चौड़ाई थी, है ना। इन दोनों का मैंने एचसीएफ निकाला तो एचसीएफ आ गया 4 मीटर। ये जो 4 मीटर है वो वर्ग की प्रत्येक भुजा आ गई, वर्ग की प्रत्येक भुजा। और यही सवाल में पूछा गया था कि वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई 4 मीटर। तो आगे मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ चले। ये सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी फर्श बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो 13.92 मीटर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1392 सेंटीमीटर, है ना। और 5.22 मीटर, इसको मैं लिख सकता हूँ 522 सेंटीमीटर, है ना। सेंटीमीटर में बदल दिया मैंने दोनों को। अब इन दोनों का ये हो गई, मतलब हमारा जो आकृति है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, क्योंकि आयत की लंबाई जो है वो चौड़ाई से अधिक होती है। अब इन दोनों का मुझे एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो 1392 और 522 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो ध्यान से देखना, 1392 में 522 का भाग दें तो 500 का डबल 1000, 22 का डबल 44। तो आप कहोगे सर 1044 घटा दो इसमें से, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 13 में से 10 गया 3, 348 का भाग 522 में दो तो 348 का भाग एक ही बार जाएगा, 348 एकम 348, है ना। 12 में से 8 गए 4, 11 में से 4 गए 7, 4 में से 3 गए 174 का भाग 348 में दो तो 174 का डबल, 4 दूनी 8, 17 दूनी 34, 348 हो गया। मतलब 174 की वजह से शेषफल शून्य आ गया, भागफल 2 आ गया, 174 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो प्रत्येक वर्गाकार टाइल की लंबाई बतानी थी तो वो आ गई हमारी 174 सेंटीमीटर। और 174 सेंटीमीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बचा 74, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 मीटर 74 सेंटीमीटर। तो आयताकार आकृति को वर्गाकार डिजाइन से सजाना था या वर्गाकार टाइल पूछा था, तो इन दोनों का मैंने क्या निकाल दिया, एलसीएम। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा कि एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। यदि वे 9:58 45 सेकंड बजे बजती हैं तो कितने बार पुनः एक साथ बजेंगी। मतलब जब घंटियां बजी तो उस समय टाइम था 9:58 45 सेकंड। तो वो कह रहा है कि अगली बार घंटियां कब बजेंगी, एक साथ कब बजेंगी, है ना, जब वो 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो ऐसा कब समय आएगा कि दोबारा वो एक साथ बजेंगी। तो आप कहोगे सर 3, 6, 12, 15 व 18 का मुझे एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। और ये सब क्या है, सेकंड में। तो 3 के गुणनखंड तो यही होगा 3 एकम 3, 6 के क्या हो गए 2 3 6, 12 के क्या हो गए 2 दूनी 4 तिया 12, 15 के क्या हो गए 3 5 15, और इसके क्या हो गए 2 3 6 तिया 18। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 3, 6, 12, 15, 18 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 18। तो 18 की तो सर मैं पूरे फैक्टर लूंगा, पूरे ले लिए। अब आप कहोगे सर तो इसमें एक बार है जबकि यहाँ पर 2 बार है, तो 2 मुझे एक बार और लेना पड़ेगा, 5 यहाँ पर है ना, तो 5 इसमें नहीं, तो 5 मुझे और लेना पड़ेगा। तो 2 3 6 3 18, 18 दूनी 36, 36 पंचे 180। तो आपका आंसर आ गया 180 सेकंड। 180 सेकंड का मतलब कितने मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 या 180, मतलब 180 सेकंड को मैं 3 मिनट बोल सकता हूँ। आप इसमें 60 का भाग दे देना तो 3 मिनट आ जाएगा। तो इसमें 3 मिनट और जोड़ दो, तो 58 मिनट में अगर मैं 3 मिनट और जोड़ दूँ तो 59 और 60 10 बज जाएंगे, फिर 10:01 पर घंटियां पुनः बजेंगी। 3 मिनट मैंने इसमें और जोड़ दिया क्योंकि इसके पहले घंटी कब बजी थी, 9:58 तो 58 में 3 मिनट जोड़ा तो 58 और 59 और 60, 10 बज गया और 1 मिनट और, तो 10:01 पर घंटियां बजेंगी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3 क्रमागत चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकंड, 42 सेकंड और 90 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती हैं तो पुनः कितने समय बाद एक साथ जलेंगी। फिर से एलसीएम ले लो किसका, 35 सेकंड का, है ना, 42 सेकंड का, और लास्ट में कितना है आपका 90 सेकंड का। ठीक है, तो एलसीएम लेने का वही तरीका मैंने आपको बताया। सर 35 के गुणनखंड तो हो गए आपके 5 7 35, 42 के गुणनखंड हो गए आपके 6 7 42, 2 3 6, 6 7 42, 90 के आपके गुणनखंड हो गए 2 का भाग दिया, फिर 2 का भाग दिया, 2 दूनी 2 का भाग दिया तो 45, 2 3 6, 9 दहम 90, है ना, 2 3 6 और 6 3 18, 18 पंचे 90, ये आपके गुणनखंड हो गए। तो 35 42 90 में बड़ी संख्या 90 है, तो इसके तो सर मुझे सारे गुणनखंड लेने हैं। अब इसके पास 7 नहीं है जबकि यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 है, तो एक बार 7 का गुणा और कर देंगे तो 90 7 9 7 63, मतलब आप कहोगे सर 630 सेकंड आ गया। 630 सेकंड का मतलब क्या है, 630 में जब आप 60 का भाग दोगे तो कितनी बार रहेगा, 0 से 0 कट गया, है ना,
6 एकम 6 और फिर भाग न जा भाग नमस्ती शून्य, 6 धाम 60 है ना, 6 धाम 60। आप कहोगे सर 10 मिनट 30 सेकंड आंसर आ जाएगा, 10 मिनट 30 सेकंड। तो 10 मिनट 30 सेकंड आपको नजर आ रहा होगा है ना, 600 सेकंड मतलब 10 मिनट और 30 सेकंड और बचा। तो 10 मिनट 30 सेकंड बाद पुनः एक साथ बत्तियां फिर से जलेंगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 टेबल क्लॉक हैं, वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर जलते हैं, वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं, तो कितने बार फिर से बजेंगे। तो इनने बोला कि जब वो साथ में बजे थे उस टाइम पर 10 AM मतलब सुबह के 10 बज रहे थे। तो अब 10 15 और 20 और 25 का एलसीएम ले लो। 10 मिनट 20 मिनट है ना, 10 20 15 भी था, 1 मिनट है ना। हम क्या करते हैं इस बार मैं आपको एलसीएम इस तरीके से लेके बता देता हूँ। एलसीएम लेना है मुझे किस किस का, 10 का 15 का 20 का और 25 का ले लो। तो 2 का भाग दो तो 2 पंचे 10, 15 में जाएगा नहीं, 2 धाम 10, 25 में जाएगा नहीं। एक बार और 2 का भाग दो तो 5 ज्यों की तो 15 ज्यों की तो 2 पंचे 10, 25 ज्यों की तो। फिर आप 3 का भाग दो है ना, तो 3 5 15, 5 ज्यों की तो 25 ज्यों की तो। 5 का भाग दो तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और बाद में बचा 5 है ना। तो 55 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300। तो आप कहोगे सर 300 मिनट आ गया, 300 मिनट आ गया। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, आप कहोगे सर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। कितने, 60 मिनट। यानी कि अगर मैं इसमें 300 में 60 का भाग दे दूं, 300 में 60 का भाग दे दूं, भाग क्यों दिया, जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो ना, मिनट को मुझे घंटे में बदलना है, छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना हो तो भाग देते हैं। तो 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 पंचे 30। 5 घंटे बाद वो फिर से एक साथ बजेंगे, तो 10 बजने में मैं अगर 5 घंटे जोड़ दूं, अगर अभी सुबह के 10 बज रहे हैं उसमें मैं 5 घंटे जोड़ दूं तो 11 12 1 2 3 मतलब 3 PM पर वो एक साथ फिर से बजेंगे। 4 टेबल क्लॉक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यदि एक पेंडुलम 3 सेकंड में 2 बार बजता है, दूसरा पेंडुलम 7 सेकंड में 5 बार बजता है, यदि दोनों पेंडुलम एक साथ बजना शुरू करें तो वो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। अब इसमें लिखा है कि 2 बार कितने सेकंड में बजता है, 3 सेकंड में है ना। ये पहला वाला पेंडुलम है ना। तो ये एक बार कितने सेकंड में बजेगा, एक बार बजेगा आपका 3/2 सेकंड में है ना। उसी तरीके से दूसरे पेंडुलम की अगर बात करें तो वो कह रहा है 7 सेकंड में 5 बार बज रहा है। तो आप कहोगे सर 5 बार बजने में वो 7 सेकंड का समय ले रहा है, तो एक बार बजने में वो कितना समय लेगा, एक बार बजने में वो लेगा 7/5 सेकंड। अब एक बार का मैंने निकाल लिया 3/2 और 7/5, इनका मुझे एलसीएम लेना है ना। तो आप कहोगे सर 3/2 व 7/5 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम निकालना तो आप जानते हो कि ऊपर की संख्याओं का एलसीएम, जब हमसे एलसीएम पूछा है तो ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम बटे 2 व 5 का एचसीएफ। तो आपको समझ में आ रहा है सर कि 7 या 21, ऊपर एलसीएम 21 आ गया और 2 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है तो कितना आ गया 21/1। लेकिन वो कह क्या रहा है कि वो 1 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो आप कहोगे सर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड और हमारा आंसर आया है 21 सेकंड है ना। तो आप 60 में 21 का भाग दोगे, 60 में 21 का भाग दोगे तो आप बताओ 21 दूनी, पहले इसको काट दो, 30 7 21, 20/7 आ गया। तो 7 का भाग 20 में दो तो 7 दूनी 14, 2 सही 6/7 बार बजेंगे। 6/7 को हटा दो मतलब वो 1 मिनट में कितनी बार बजेंगे, पूर्ण संख्या ले लो, 1 मिनट में 7 में कितनी बार बजेंगे, 2 बार। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 निकटवर्ती मंदिरों में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हैं। इन मंदिरों के पुजारी 2 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं। यदि वे घंटियां पहली बार 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती हैं तो प्रातः 9 बजे तक वो कितनी बार एक साथ फिर बजेंगी। 8 बजे एक साथ बजी और 8 से लेकर 9 बजे तक वो एक मतलब एक कितनी बार एक साथ फिर से बज जाएंगी। तो 2 3 5 का आप ले लो लघुत्तम, 2 3 5 है ना। क्या लेंगे हम, एलसीएम। तो कितना आ जाएगा, 5 तिया 15, 15 दूनी 30। एलसीएम आ गया हमारा 30 मिनट। कितना आ गया, 30 मिनट है ना। कहने का मतलब हर 30 मिनट में वो एक साथ, तो एक साथ बजेंगी है ना। जो घंटियां है ना 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां, वो हर 30 मिनट में एक साथ बजेंगी। जबकि सवाल में लिखा है कि आप ये बताओ 8 बजे एक साथ बजी, 8 से 9 बज गए तो एक घंटा हो गया। तो जब 30 मिनट में एक साथ एक बार बजी तो 60 मिनट में वो कितनी बार बज जाएंगी, जब 30 मिनट में एक बार, 60 मिनट में वो कितनी बार बज जाएंगी, 2 बार। यही पूछा है कि जब वो एक बार बज गई तो बजना शुरू होने के बाद 2 बार और बज जाएंगी। जैसे वो 8 बजे बज गई, अब 8 फिर 8:30 बजे बजेंगी, फिर 9 बजे बजेंगी, तो बजना शुरू होने के बाद 2 बार और बजेंगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ए बी और सी एक साथ वृत्ताकार स्टेडियम में परितः घूमना शुरू करते हैं और विक्रम से 42 सेकंड 63 सेकंड और 84 सेकंड में चक्कर पूरा करते हैं। चलना शुरू करने के कितने समय के बाद वो पुनः आरंभ बिंदु पर मिलेंगे। एक वृत्ताकार स्टेडियम है जिसमें 3 लड़के हैं, ए बी और सी है ना। ए को समय लगता है 42 सेकंड का, बी को लगता है 63 सेकंड का और सी को लगता है 84 सेकंड। मान लो उन्होंने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, अब वो कितने समय के बाद पुनः मिलेंगे ये पूछा है। तो आपको कुछ नहीं करना, 42 का है ना, 63 का व 84 का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। तो 42 के गुणनखंड क्या हो गए, 2 3 6, 6 7 42। 63 के क्या हो गए, 3 3 9, 9 7 63। 84 के क्या हो गए,
2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, 42, 63, 84 में सबसे बड़ी संख्या 84 है, तो 84 के तो पूरे गुणनखंड लेंगे। अब इसके पास इसमें 3 2 बार है, तो एक बार 3 और आ जाएगा, बस 3 आ जाएगा। तो 84 तिया 252 इस क्वेश्चन का आंसर है। 252 सेकंड के बाद वो फिर से उस आरंभ बिंदु पर जहां से उन्होंने दौड़ना शुरू किया था वो मिलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 7, 11 और 13 से विभाजित है? तो 7 गुणित 11 गुणित 13, इन तीनों का आप गुणा करोगे ना, तो इन तीनों का गुणा करने पर 1001 आ जाएगा कि 7, 11 और 13 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है? 1001। लेकिन ऑप्शन तो इसमें बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, आप ध्यान से देखना। 1001 का अगर मैं वर्ग निकालूं तो आप ये बताओ, 1001 1000 से कितना ज्यादा है? 1001 1000 से एक ज्यादा है ना? एक ज्यादा है, तो एक का वर्ग किया तो एक का वर्ग तो आ गया सर एक, लेकिन यहाँ पर 2 जीरो और आएंगे क्योंकि 1000 में कितने अंक है? 3 अंक, तो 0 0 1 हो गया। अब एक ज्यादा था तो 1001 में एक और जोड़ दो, तो 1001 में एक और जोड़ा तो 1002 0 0 1, 1002 0 0 1 हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये 1001 का वर्ग है। मैंने क्या बोला, 1001 1000 से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है, तो एक का वर्ग किया एक, आगे 2 जीरो लगेंगे क्योंकि इसमें कितने अंक है? इसमें कितने जीरो है? 3 जीरो, तो 0 0 1 आ गया। अब एक ज्यादा था तो 1001 में एक और जोड़ दो, तो 1001 में जोड़ा 1002 0 0 1, तो 1001 का ये वर्ग आ गया। जब 1001 7, 11, 13 से विभाजित है तो 1001 का वर्ग भी किससे विभाजित होगा? 7, 11, 13 से। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 28 और 36 से विभाजित है। एलसीएम निकालना है, तो 8 के फैक्टर हो गए सर 2 दूनी 4 दूनी 8, 12 के फैक्टर हो गए सर 2 दूनी 4 तिया 12, 28 के फैक्टर हो गए सर 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4 सत्ते 28, और 36 के फैक्टर हो गए सर 4 नाम 36, है ना? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, ये आ गया। अब आप ये बताओ, 8, 12, 28, 36 में सबसे बड़ी संख्या 36 है, तो 36 के तो मैं सारे गुणनखंड ले लूंगा। दो इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें 2 3 बार है, तो 2 को मुझे एक बार और लेना पड़ेगा। 3 इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, कोई दिक्कत नहीं। 7 यहाँ पर है, इनके पास नहीं है, तो 7 को एक बार और लेना पड़ेगा। तो 36 दूनी 72, 72 गुणित 7 करूंगा मैं, तो 72 सत्ते कितना आ जाएगा? 504। तो 504 एलसीएम मैंने क्यों निकाला? छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या के केस में हम एलसीएम ही निकालते हैं, है ना? छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम। 504 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भी भाग जाएगा, 12 का भी जाएगा, 28 का भी जाएगा, 36 का भी जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 288 और 468 दोनों को पूर्णतः विभाजित करेगी। बड़ी से बड़ी संख्या, महत्तम संख्या, अधिकतम संख्या, उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं? एचसीएफ। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, एक संख्या हमारी 288 है और एक संख्या हमारी क्या है? 468। ठीक, तो किन्हीं दो संख्याओं का अंतर हमारा एचसीएफ हो सकता है, घटा के देख लो। 468 में से आप 288 घटाओ, 8 में से 8 गया 0, 16 में से 8 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 180 आ गया, है ना? इनका अंतर सर 180 आ गया, लेकिन क्या 180 आपको ऑप्शन में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना? तो हम क्या करेंगे, 180, जब दो संख्याओं का अंतर हमारा एचसीएफ ना हो तो उसका बड़े से बड़ा गुणनखंड, 180 को मैं लिख सकता हूँ 90 दूनी 180, है ना? या फिर मैं लिख सकता हूँ 36 पंचे 180, या फिर मैं लिख सकता हूँ 60 या 180, है ना? इस तरीके से। तो बड़े से बड़ा गुणनखंड उसका एचसीएफ होगा। तो सर 90 तो ऑप्शन में है नहीं, 36 60 ऑप्शन में नहीं है, 36 ऑप्शन में है, तो 36 इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाजित हो, है ना? वही बात है, 24 के फैक्टर क्या हो गए? 24 के फैक्टर हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, है ना? 40 के फैक्टर क्या हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, और लास्ट क्या बचा? 56। 56 के फैक्टर क्या हो गए? 2 दूनी 4 दूनी 8 साते 56। 24, 40, 56 में बड़ी संख्या क्या है? 56। तो सर 56 के तो मैं पूरे फैक्टर लूंगा, है ना? अब आप कहोगे सर इसके पास 3 नहीं है तो एक बार 3 आ जाएगा, इसके पास 5 नहीं है तो एक बार 5 आ जाएगा, तो 56 गुणित 15, 56 गुणित 15 आप करो, तो 15 छक्के 90 का 0 हासिल 9, 15 15 75 और 9, 75 और 9 84, 840 तो एलसीएम आ गया। लेकिन 840 ऐसी संख्या है जो 24 से भी विभाजित होगी, 40 से भी होगी, 56 से भी होगी, लेकिन इन्होंने बोला 4 अंकों की संख्या बताओ, हमारे तो 3 अंक है, तो 840 से मिलता जुलता ऑप्शन देखो आपको कौन सा नजर आ रहा है? 84 का डबल 168, तो ये आ जाएगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 840 में 2 का गुणा कर दो, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना? क्योंकि 3 अंकों की थी, ऑप्शन में पूछा था 4 अंकों की, तो 84 का डबल आपको दिख रहा है सर 1680, तो 4 अंकों की वह न्यूनतम संख्या जो 24, 40, 56 से विभाजित है वो क्या आ गया? 1680। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने पर भागफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं और अंतिम भाजक 15 है, तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम ज्ञात करो। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल और धन शेषफल, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना? भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो कहलाती है भाज्य, और जिस संख्या से भाग देते हैं वो कहलाता है भाजक, और जो लास्ट में निकल कर आता है वो होता है भागफल, और है ना?
और जो अंत में बचेगा उसको मैं कहता हूँ शेषफल। ठीक है, जिस संख्या में भाग देते हैं वो भाज्य, जिस संख्या से भाग देते हैं वो भाजक, जो उत्तर प्राप्त होता है जो भागफल, जो अंत में बचता है वो शेषफल। ये तो आप समझते हैं। अब आप ध्यान से देखना, इन्हें बोला अंतिम भाजक 15 है ना, तो मैं इस फॉर्मूले में क्या करूंगा, इन्हें बोला कि अंतिम भाजक 15 है। ठीक, तो भाजक की जगह रख दिया मैंने 15, और आपको पता है कि सर अंतिम भागफल 1, 5 और 2, अंतिम भागफल कितना है 2। जब अंतिम भागफल 2 है तो शेषफल उस कंडीशन में 0 आया होगा क्योंकि एचसीएफ निकाल रहे हैं, तो ये तो हो गया 0, तो 15 दूनी 30 है ना। तो आप कहोगे सर भाज्य मेरा कितना बन गया 30। अब अगली कंडीशन में मैं फिर भाज्य निकालूंगा, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ठीक है, अब दूसरा भागफल मेरा कितना है, ये जो भाज्य है वो अगली कंडीशन में भाजक बन जाएगा, तो आप कहोगे सर भाजक हो गया मेरा 30 और अंतिम भागफल कितना है 5। ठीक है, और जो आपका भाज्य है वो लास्ट में बन जाएगा शेषफल। 30 पंचे 150, 150 में 15 जुड़ा तो आ गया 165, और लास्ट में एक बार और भाज्य निकालेंगे तो आप कहोगे सर ये जो 165 आ गया है ना, ये जो आपका जो 165 भाज्य है वो अगली अगली कंडीशन में भाजक बन जाएगा, तो ये हो गया 165, और पहला भागफल कितना है 1 प्लस। ठीक है, जो आपका यहाँ पर भाजक है वो यहाँ पर शेषफल बन जाएगा, तो 30 हो गया, तो 165 एकम 165 और 30 195। ये हमारी दो संख्या बन गई 165 और 195, इनका मुझे एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 165 जो था 165 के फैक्टर हो गए आपके 15 गुणित 11, और 195 के फैक्टर हो गए आपके 15 गुणित 13 है ना। तो आप कहोगे सर एलसीएम क्या निकलेगा, 15 गुणित 13 में 11 का गुणा और कर दो तो आपका एलसीएम निकल आएगा। तो 15 13 में 195, 195 गुणित 11, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 नाम 99 और 5 104 की 4 हासिल 10, 11 कम 11 और 10 21, 2145 इस क्वेश्चन का आंसर है। 2145 इस क्वेश्चन का आंसर है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप ध्यान से समझोगे ना तो समझ में आ जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर जो 10 14 28 से विभाजित हो और एक पूर्ण वर्ग हो। तो 10 के फैक्टर क्या होगा, आप कहोगे सर 2 पंचे 10, 14 के फैक्टर क्या होगा, 14 के फैक्टर होगा 2 सत्ते 14, 28 के फैक्टर क्या होगा, 28 के फैक्टर होगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4 सत्ते 28। तो इसमें बड़ी संख्या के गुणनखंड तो हम लेंगे ही, इसके पास 5 एक्स्ट्रा है, तो 28 पंचे 140, हमारा जो एलसीएम आ गया, इन्हें क्या बोला 140। ये कह रहे वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 10 14 और 28 से विभाजित हो और एक पूर्ण वर्ग हो। तो आप कहोगे सर 4900 पूर्ण वर्ग है, 4900 हमारी पूर्ण वर्ग है, ये किसका वर्ग है 70 का, 7 7 49 है वर्ग। और अगर ये 140 से विभाजित हो जाए, क्योंकि 140 हमारा 10 14 और 28 का एलसीएम है, तो यही हमारा आंसर है। तो 4900 में आप 140 का भाग दो, 0 से 0 काट दो, 7 दूनी 14, 7 7 49 70, और 70 के आधे 35। सर भाग चला गया, पूर्ण वर्ग थी 4900 जो कि 70 का वर्ग थी और 4 अंकों की, वह छोटी से छोटी संख्या थी, तो आंसर क्या आ गया 4900। और कोई भी संख्या इनमें पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर बन जाएगा, है ना। तो आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी। अगर क्लास बढ़िया लगी तो आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करो, मनीष सर मैथ्स को सब्सक्राइब करो, है ना। और डेली मैं 7 बजे लाइव आता हूँ इस मनीष सिंह राजपूत ऑफिशियल चैनल पर, तो आप लाइव आकर भी मुझसे पढ़ सकते हो ताकि आपको फायदा हो। थैंक यू सो मच गाइस।